संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। क्या हो गया? तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक पोर्शन देख लेंगे, है ना? बेसिक पोर्शन होने के बाद में एप्लीकेशन वाला पोर्शन। बेसिक पोर्शन होने के बाद में एप्लीकेशन वाला पोर्शन की आखिर जो संख्या पद्धति, इसका फील्ड में उपयोग कहाँ है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन में बहुत सारी शब्दावली मिल सकती है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो भी शब्द में इस्तेमाल हो रहे हैं उनका मतलब पहले से आपको क्लियरिटी के साथ में पता होना चाहिए। तो जो भी उससे रिलेटेड जो शब्दावलियां हैं, अवधारणाएं हैं, उनको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें देखना है आपको? बेसिक में अंक देखना है, संख्या देखना है, संख्या के प्रकार को देखना है, अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक अंक, है ना? डिजिट। जैसे आप हिंदी भी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? ये सीखना पड़ेगा, वर्ण सीखना पड़ेगा। आप उन वर्णों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा, है ना? ऐसे ही हर शब्द में बेसिक होता है ना? लेकिन डायरेक्ट कोई बोले कि मैं किताब पढ़ना सीखना चाहता हूँ लेकिन उसको आ ई नहीं आता है तो कैसे सीखेगा? उससे पहले वो सीखना तो पड़ेगा। तो हर शब्द में जो हर सब्जेक्ट है उसका अपना अपना बेसिक होता है। वैसे यहाँ मान लो आपने को सबसे पहले अंक गणित पढ़ना है तो अंक गणित पढ़ना तो सबसे पहले अंकों के बारे में बेसिक जानकारी है वो पता होना चाहिए, है ना? भले वो एग्जाम में पूछे या ना पूछे डायरेक्टली, है ना? लेकिन चूंकि आप क्वेश्चन करोगे वहां पे शब्द लिखे हुए मिलेंगे और शब्दों का मतलब ही नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? उससे पहले वो पता होना जरूरी है। और ये चीजें नॉर्मली उसके लिए तो पता होना चाहिए। और अगर मान लो पीएससी की तैयारी करते हैं और पीएससी में जो मेंस में सिलेबस डाला है उसमें तो परिभाषा भी पूछ लेते छोटा छोटा, जैसे प्रागत संख्या तो प्रागत संख्या की परिभाषा पूछ ली आपसे, या पूर्णांक है तो पूर्णांक की परिभाषा पूछ ली, है ना? तो कवर इस प्रकार से, ये जो कवर जो होगा टॉपिक वो इस प्रकार से कवर की आपको ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम उसमें भी काम आ जाए। और अगर मान लो लिखना चाह रहा है कोई तो लिखने वाले के हिसाब से भी काम आ जाए, तो सारे में काम आ जाएगा ये टॉपिक। तो डिजिट जो अंक है, जो अंक गणित में जो संकेत होते हैं, जैसे हिंदी में संकेत होते हैं शब्दों को बनाने के लिए, वैसे यहाँ जो संख्या है, संख्या के निर्माण के लिए जिन संकेतों की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो एक प्रकार के संकेत है जिनके माध्यम से किसका निर्माण होगा? संख्या का निर्माण होगा। तो अंक से संख्या का निर्माण होता है। ये गणन के आरंभिक संकेत होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संकेत हैं वो कितने होते हैं यहाँ पर? 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक है वो क्या है? अंक। तो कुल कितने होंगे? 10। 1 से लेकर 9 वो 9, 1 0 से 1, तो कुल कितने होंगे? 10 होंगे। और फिर इन अंकों को आपस में मिलाओगे, है ना? तो इनको मिलाने पर किसका निर्माण होगा? संख्या का निर्माण होगा, है ना? जैसे एक अंक है, एक के साथ में 1 मिला दिया, 11 जो बना वो क्या है? संख्या है। एक अंक है, एक के साथ में 0 मिला दिया, ये क्या है? संख्या है ना?
तो संख्या के निर्माण के लिए जो जिन संकेत है वो अंक कहलाते हैं। अंक 0 से लेकर 9 होते, कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं, और अंकों को आपस में मिलाओगे तो किसका निर्माण होगा? संख्या का निर्माण। पहली बात। और यहाँ पर एक शब्द है, ये संख्या का मतलब भी आपको समझ में आया फिर कि अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होगा। और पद्धति, सिस्टम, और सिस्टम कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा चीजें होगी वहां पर, है ना। तो सिस्टम के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, है ना। तो पद्धति शब्द बोल रहे, इसका मतलब है कि कम से कम 2 चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर कम से कम 2 अंकों को मिला दोगे, क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। लेकिन सिंगल है, वो क्या है? अंक। लेकिन वो भी किसका पार्ट है? संख्या का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर से लिख रहा हूं केवल संख्या के लिए, है ना। हाँ। नंबर्स। तो संख्या क्या है? अंक। अंकों का जो अंकों के माध्यम से इसका निर्माण होता है, उसका आप संख्या बोलते हैं। संख्या के प्रकार की बात करते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण। संख्या के प्रकार, तो मोटे तौर पे संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक है वास्तविक संख्या, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और एक होती है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को कहीं पे हो सकता अवास्तविक संख्या भी लिखा हुआ मिले, कहीं पे नाम अवास्तविक संख्या भी मिल सकता है। तो संख्या के 2 प्रकार, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो रियल नंबर कहलाती। अब वास्तविक संख्या होती क्या है ना? अब जितनी भी संख्या इस्तेमाल कर रहे हैं अंकगणित के क्षेत्र में, अंकगणित में जो भी संख्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, धन वाली संख्या गिनती के रूप में आप 1 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रारंभिक बिंदु कुछ भी नहीं है तो फिर 0 है ना। और उसके भी विपरीत धारा में जाओगे तो फिर ऋणात्मक में जाओगे। तो चाहे गिनने वाली संख्या धन वाली हो, चाहे ऋण वाली हो, चाहे 0 हो, चाहे दशमलव में 2.33 ऐसा हो, चाहे 4 के बट्टे में 5 हो, है ना। तो चाहे भिन्न हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, है ना, चाहे पूर्णांक हो, चाहे करने वाली हो, सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, है ना। तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपकी जो परिमेय संख्या है, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो दशमलव के रूप में हो, चाहे वो कर्ण के रूप में हो, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या,
तो अंक गणित में जिन संख्याओं का अस्तित्व है, अंक गणित में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसी को वास्तविक संख्या पहले बोलते हैं। चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो कर्ण के रूप में, किसी भी रूप में हो, वो क्या कहलाती? वास्तविक संख्या, है ना। दूसरे नंबर पे काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या आपको पढ़ना नहीं है, केवल यहाँ पे मतलब समझ लो, क्योंकि काल्पनिक संख्या अपने सिलेबस में है ही नहीं, है ना। ये एडवांस स्तर पे आता है, 11वीं 12वीं के गणित वो 11वीं 12वीं में वहां पर आता है। तो काल्पनिक संख्या इसका मतलब है कि आप माइंड के अंदर सोच तो सकते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको आप केवल सोच सकते हैं, अंक गणित में उसका वास्तव में प्रयोग नहीं कर पाते, अब रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आप केवल माइंड में सोच के स्तर पे हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसे आप सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसको आप सोच सकते हो और जिसका प्रयोग नहीं कर पा रहे अंक गणित में, जैसे करने के अंतर्गत माइनस में 1 आ गया, है ना, ऊपर 2, या करने के अंतर्गत माइनस में 3 आ गया हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या है। इसको काल्पनिक संख्याओं को आई से भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं, आयोटा कहते हैं। आप वो समझने, मतलब वो वहां पढ़ते हैं 11वीं वगैरह में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। काल्पनिक संख्या इतना ही ध्यान रखना कि अंक गणित में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, और ऐसी संख्या जो करनी के अंतर्गत बाहर नहीं निकल पाएगी, और करनी में कैसी होगी? माइनस में 1 होगी, करनी के अंदर माइनस में 1, तो इसको आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसको नहीं पढ़ना आपको, पूरा की पूरा किसके ऊपर पढ़ना है? वास्तविक। वास्तविक के प्रकार भी वास्तविक के देखना है। वास्तविक के प्रकार है, एक है परिमेय संख्या, है ना, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है ना। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और आपने पढ़ा होगा वहां पर p क्या है, तो p को आपने बोला होगा कि p क्या है? अंश तो है, लेकिन क्या है? पूर्णांक है। q भी क्या है? पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक? शून्यतर पूर्णांक है। तो इससे तो समझ में आएगा नहीं कि परिमेय संख्या आखिर है क्या, है? इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं, उससे पहले एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो वास्तविक संख्या मतलब जिसका अंक गणित में प्रयोग हो रहा है, चाहे धन में हो, चाहे ऋण में हो, चाहे बट्टे में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे करने में हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, जिसको आप केवल और केवल माइंड के स्तर पे सोच पा रहे हैं, जैसे करने के अंतर्गत ऋण में जो संख्या आती है और करने से बाहर नहीं निकल सकती है ना, वो वास्तविक संख्या, ये सॉरी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अपने को किसको देखना है? वास्तविक संख्या, और इसी के प्रकार को देखना है आगे। काल्पनिक में -4 भी आ जाएगा ना अंदर में? -4, हाँ 4 को अब 4 गुणे देख लिखोगे, है 4 गुणे -1, तो 4 बाहर निकल जाएगा, और जो -1 रहेगा वो काल्पनिक ही रहेगा। उसको लिख सकते हैं, ऐसा हो रहा है। अब देखो, अपने को देखना है वास्तविक संख्या।
रियल नंबर। और इसमें भी किसको देखना है? परिमेय संख्या। इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई, इसलिए इसका नाम रेशनल नंबर है। और दूसरा प्रकार है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखो परिमेय संख्या को, है? परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या, अब P बटे Q जरूर नहीं कि आप P बटे Q के रूप में लिखो, वो तो क्या है, एक बार एक किताब में लिख देते हैं, किताब में लिख देते हैं, उसके बाद में चलन में बन जाता है, उसके बाद में कोई भी वैसे ही लिखता है ना, तो उसको दोहराते रहते हैं। अब P बटे Q लिखो, A बटे B लिखो, R बटे S लिखो, जो लिखना वो लिखो, लेकिन बटे के रूप में होना चाहिए वहां पर। और शर्त है बटे के रूप में होना चाहिए, इसका मतलब है कि बीच में कुछ लाइन होगी, उसके कुछ ऊपर लिखा होगा, उसके कुछ नीचे होगा, और उसके जो कुछ ऊपर होगा वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, है ना। और जो नीचे वाला वो भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो कोई भी संख्या यहाँ पर जो कैसे होना चाहिए? आम भाषा में बट्टे के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि चाहे तो आप किताब के हिसाब से लिखो तो वो कैसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो P क्या है? पूर्णांक है ना, और Q क्या है? शून्येतर पूर्णांक। फिर यहाँ आपको ये शब्द सुनते ही फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि फिर पूर्णांक क्या है ना। तो पूर्णांक का मतलब, वैसे तो आगे आएगा पूर्णांक का मतलब, लेकिन फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ पूर्णांक का मतलब है कि पॉजिटिव वाली नंबर कंप्लीट, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, तो नेगेटिव, और नेगेटिव में -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट और जीरो भी शामिल है। तो पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या भी शामिल है, यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल नेगेटिव और जीरो, ये भी शामिल है ना। और शून्येतर पूर्णांक, तो यहाँ पर पूर्णांक तो है लेकिन शून्येतर है, इसका मतलब शून्य के इतर। शून्येतर का मतलब क्या है? हाँ, शून्य के इतर। शून्य के इतर का मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर। जैसे अपन बोलते हैं संविधानेतर, तो संविधानेतर का मतलब क्या है? संविधान के इतर। इसका मतलब है कि उन चीजों का उल्लेख संविधान में नहीं, कहीं और उल्लेख है। तो वैसे ही यहाँ पर शून्येतर शब्द है, तो शून्येतर शब्द का मतलब है कि शून्य के इतर जो शून्य नहीं है वो शून्येतर पूर्णांक है। इसका मतलब है कि सभी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे आप? Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो Q है उसकी वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो धन के रूप में कुछ भी हो सकता है, ऋण के रूप में भी कुछ भी हो सकता है ना। अब ये परिमेय संख्या, ये तो परिभाषा हुई उसकी कि वहां संख्या जैसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब है कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य भी, और Q शून्येतर पूर्णांक है, इसका मतलब है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी सभी धनात्मक भी हो सकता है, सभी ऋणात्मक भी हो सकता है ना। अब देखो मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पर उसके उदाहरण पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन अगर कभी आता है या बेसिक से तो एग्जाम्पल से आएगा क्वेश्चन, है ना। अब जैसे देखो उदाहरण 1/2 परिमेय है या नहीं है? कारण बताओ क्यों परिमेय है? धनात्मक पूर्णांक है दोनों। एक क्या है? धनात्मक। बी के ये जो ऊपर लिखा हुआ क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक का हिस्सा है, और 2 भी, ये भी क्या है? पूर्णांक का हिस्सा है। तो इसलिए क्या है? परिमेय है। 0/10 लिख दो, परिमेय है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि 0 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ऊपर क्या होना चाहिए? पूर्णांक, चाहे ऊपर धन में आ जाए, चाहे ऋण में आ जाए, चाहे जीरो आ जाए। ऊपर भी चाहे धन में आ जाए, चाहे ऋण में आ जाए, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। माइनस में 13/10
ऐसा कुछ लिख दूं, ये परिमेय है या नहीं है? क्यों है? माइनस ये भी पूर्णांक है, ये ये भी पूर्णांक का हिस्सा है। अगर मैं लिख दूं ये 99 डिवाइडेड बाई 0, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं क्यों नहीं है? जीरो आ गया, नीचे जीरो नहीं होना नीचे 0 आ गया, हाँ। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय नहीं है, है ना? तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी पूर्णांक है, पी ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और जीरो, और शून्यतर पूर्णांक यानी कि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी उदाहरण पूछे, क्लियर है? अब देखो ये परिमेय संख्या क्या है और उसका उदाहरण क्या है, इसको आपने समझने की कोशिश करी। अब जो परिमेय संख्या है उसके भी कई सारे प्रकार हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या बोलते हैं? इंटीजर, है ना? क्या होता है इंटीजर का मतलब? पूर्णांक सभी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तो बताया था हमने। सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और शून्य। ऑल नेगेटिव और जीरो जीरो, ये सब किसके अंतर्गत रहेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक को आप लिखोगे, पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, तो कैसे लिखोगे? आई बराबर, अगर ब्रैकेट में आप लिखते हैं तो जीरो को बीच में लिखोगे, 1 2 ये पॉजिटिव चल रहा है। अनंत माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 ऐसे इनफिनिट। माइनस में इनफाइनाइट। तो ये यहां तक है, वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? ये क्या है? पॉजिटिव है, है ना? तो जो पॉजिटिव है इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अब कोई क्वेश्चन करोगे ये शब्द भी मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक वहां पहले से आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर है ये, और ये पॉजिटिव इंटीजर है वो। और ये क्या है? शून्य पूर्णांक, है ना? तो आप पूर्णांक के ही प्रकार बोल सकते हैं कि पूर्णांक ऐसे होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है ना? अब जो धनात्मक पूर्णांक है इसी का एक और नाम है धनात्मक पूर्णांक। इसी को क्या बोल सकते हैं आप? इसी कोई प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, है ना? तो जो पूर्णांक लिखा है इसी पूर्णांक में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करोगे? एन से। नेचुरल प्राकृतिक तौर पर आप गिनना कहाँ पर प्रारंभ करते? कोई भी चीज बच्चे को सिखाते कि बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से शुरू। तो जो गिनती की संख्या है जहां से अपन गिनती को आरंभ करते हैं, नॉर्मली सामान्यतः गणन की संख्या कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से। और कहां तक जाते हैं? अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब मान लो इसी ये आपने समझ लिया, लेकिन वहीं इसको अगर मान लो आप कोई लिखना चाह रहा है मेंस में 3 नंबर में 2-3 पॉइंट देना, तो प्राकृत संख्या वहां लिखा है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या गिनती की संख्याएं होती है? प्रतीक चिन्ह एन के एन बराबर लिखो और ये लिख दो, है ना? तो ऐसा वहां पर लिख सकते हैं आप। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। डब्ल्यू संकेत है। तो यहाँ पर जो गिनती की संख्या नेचुरल संख्या उसको अगर आप 0 से प्रारंभ करोगे
तो क्या कहलाएगा? पूर्ण। पूर्ण संख्या। पूर्ण। तो ये भी शब्दों पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किसमें खास तौर पे पूर्ण और पूर्णांक में। पूर्णांक। यहाँ पर पूर्णांक शब्द है और यहाँ पर क्या है? पूर्ण। पूर्ण है ना? तो पूर्ण में 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इंटीजर की तरफ चलेगा, और पूर्णांक में तो और अलग जाता है ना? बाकी और संख्याएं हैं, जैसे सम संख्याएं हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? क्या होता है इवन नंबर? यानी कि जिसमें 2 का भाग मतलब पूरा पूरा चले जाए, जिसमें 2 का भाग 2 का भाग पूरा से चले जाए। पूर्णतः चला जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का भाग पूर्णतः चला जाएगा, जो भागफल है वो कंप्लीट होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, है ना? और भागफल कंप्लीट प्राप्त होगा, इसका मतलब शेषफल शून्य मिलेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसा चलता रहेगा। ये इवन नंबर है ना? ऐसे ही विषम संख्याएं, ओड नंबर, तो इसमें 2 का भाग पूर्णता नहीं जाएगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता रहेगा। तब देखो यहाँ पर क्या क्या देखा आपने? जो परिमेय है उसी के प्रकार के रूप में पूर्णांक को देखा। पूर्णांक में ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, शून्य शामिल होता है। और जो ऑल पॉजिटिव उसको धनात्मक पूर्णांक बोलोगे, ऑल नेगेटिव को ऋणात्मक पूर्णांक बोलोगे, शून्य उसको शून्य पूर्णांक। उसके बाद में इसी में अगर मान लो 1 से शुरुआत कर रहे हैं आप, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्या है, गणन की संख्या, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरुआत होती है। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? n होता है। n बराबर कितना लिखोगे? 1 2 3। पूर्ण संख्या, होल नंबर, तो जो गणन की संख्या उसमें शून्य शामिल कर लोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक W लिखते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना? फिर सम संख्या है, तो इन्हीं में से केवल 2 के भाग जाने वाली होगी तो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। 2 का भाग जाने इसका मतलब है कि भागफल एक शून्य होगा। जो भागफल नहीं, शून्य नहीं होगा, भागफल जो होगा वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। जैसे मान लो आप 8 में 2 का भाग दे रहे हैं, 2 चौक 8, तो 4 बार भाग गया, तो भागफल कैसा है? पूर्णांक, कंप्लीट है। और विषम संख्या इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का भाग इनमें जाता ही नहीं है। 5 में दोगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा, लेकिन जो 2.5 आएगा वो क्या है? पूर्णांक नहीं है, दशमलव के रूप में। तो भागफल यहाँ पर दशमलव के रूप में आता है, इसलिए इसको बोल देते हैं कि 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, लेकिन 2 का भाग चले तो जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली बोलोगे नहीं, ये साधारण दृष्टिकोण है, यानी 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन टेक्निकली बोलोगे कि 2 का भाग देने पर जो भागफल है वो पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर पूर्णांक प्राप्त नहीं होता और यहाँ पर पूर्णांक प्राप्त होता है। क्लियर है? अब कुछ और संख्याएं हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्याएं, है ना? क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। और अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को? अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम क्या होता है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या
एक और स्वयं और किसी तीसरी संख्या का भाग। चले जाएंगे। जैसे नाम से स्पष्ट यहाँ पे गौर करोगे तो क्या है, भाज्य इसका मतलब है नहीं, उसके टुकड़े होंगे, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके टुकड़े हो सकते हैं जिसमें भाज्य? जैसे मान लो ये 4 है, इस 4 में किसका भाग जाएगा? एक का जाएगा, 2 का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का जाएगा, खुद का जाएगा, 4 का, है ना, खुद का जाएगा। लेकिन वही आप मान लो 2 लेते हैं, हाँ। 2 में 1 का जाएगा और खुद 2 का जाएगा। उसके दो ऐसी तो सारी संख्या ही प्राप्त होगी कि जिसमें 1 का भाग जाए और 2 का भाग जाए, हाँ। केवल 1 को छोड़कर, एक और खुद का है ना। जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको आप भाज्य नहीं बोलोगे। तीसरी संख्या से अगर कोई टूट रही होगी तो आप उसको भाज्य बोलोगे, है ना। तो वो जो भाज्य की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? कोई भी ऐसी संख्या 3 गुणनखंड होंगे, जिसके 3 गुणनखंड कम से कम कम से कम कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 गुणनखंड होना चाहिए, या 2 से ज्यादा होना चाहिए? हाँ। 3 गुणनखंड, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये लिखो तो भी सही है। आप ऐसा लिखोगे कि 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक 1 और स्वयं के अलावा के अलावा तीसरी के बाद किसी तीसरी संख्या से भी भाग चले जाए तो उसको क्या बोलोगे? भाज्य। तो ये भी सही है। कोई बोले कि यार खुद का भाग जाएगा और 1 जाएगा, उसके अलावा किसी तीसरी नंबर से कट जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज्य बोलेंगे। तो ये भी सही है। कोई बोलेगा कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 टुकड़े हो जाए हाँ। या 3 से ज्यादा हो जाए हाँ। तो उसको क्या बोलोगे आप? भाज्य बोलोगे। उदाहरण के तौर पे 1 का किसका एक ही टुकड़ा, ये भाज्य है क्या? नहीं। है। 2 में किसका जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 ही टुकड़े, ये भाज्य है क्या? नहीं। नहीं है। तो 3 में किसका जाएगा? 1 और 3 का, ये भाज्य है क्या? नहीं। 4 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, तो कम से कम 3 टुकड़े हुए यहाँ पर। हाँ। तीसरी संख्या यहाँ पर कौन है? खुद और 1 के अतिरिक्त 2 है, तो इसका मतलब एक भाज्य। भाज्य संख्या 5 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, भाज्य है क्या? नहीं। है ना। ऐसे ही मान लो 6 है, 6 में 1 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा 6 का और 6 का। तो इसका मतलब 1 और खुद के अतिरिक्त तो तीसरी ने चौथी संख्या है, कई सारी संख्याओं से जा रहा। हाँ। ये भी क्या है? भाज्य। है ना। तो भाज्य से परिचित हो गए। अब देखना अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य के आगे क्या लगे? अभाज्य। इसका मतलब है कि किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। कोई भी तीसरी संख्या है उससे भाग नहीं, उससे विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ। यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। उदाहरण देखो इसके। 2 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, अभाज्य है। हाँ। बिल्कुल है। 3 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, अभाज्य है। हाँ। 4 तो है नहीं। 5 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 1 का जाएगा, 7 का जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसमें खुद का जा रहा होगा और 1 का जा रहा होगा, उसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या से नहीं घटी होगी, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगा। और इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। तो 1 क्या? 1 का तो फैक्टर 1 ही है ना, 2 से ज्यादा है, 3 फैक्टर भी नहीं है, ना ही 2 फैक्टर है, 1 ही फैक्टर है।
तो ना तो इसको भाज्य बोलोगे ना अभाज्य बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे, कुछ नाम ही नहीं रखा था अपन क्या बोलेंगे, है ना। जब तो नाम रखेंगे कोई गणित के विद्वान लोग तो कुछ बोलेंगे। आवारा तत्व की तरह, हैं? आवारा तत्व हाँ अब वो फिर एक अलग बात है, अपने हिसाब से नाम देना ठीक नहीं रहेगा। चले एक और शब्द मिलेगा आपको, सह अभाज्य। तो अभाज्य के आगे क्या लग गया, और अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते, तो इसको क्या बोलते, को प्राइम नंबर। सह मतलब साथ में, तो यहाँ पर कम से कम कितनी संख्या क्या हुआ, हमें भी हंसा दो, सबको हंसाना चाहिए। ठीक है, देखो सहभाज्य, सह का मतलब साथ में, कम से कम यहाँ कितनी संख्या होगी, दो होगी, है ना। तो यहाँ पर दो संख्याएं युग्मों के रूप में होगी, जोड़े के रूप में होगी, है ना? और वो कैसी होगी, उनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, है ना। अब कौन सी संख्या ऐसी होगी, जैसे 2 और 3 लिया, 2 के टुकड़े करोगे तो 1 और 2, 3 के टुकड़े करोगे तो 1 और 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। ऐसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 4 लिया, वो और एक क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो 4 और 3, इसका भी 4 के टुकड़े, जैसे 3 के टुकड़े करोगे तो 1 और 3, 4 के टुकड़े करोगे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 हाईएस्ट है लेकिन कॉमन है क्या, नहीं। 3 सेकंड हाईएस्ट है लेकिन कॉमन है क्या, नहीं। 2 थर्ड हाईएस्ट है लेकिन कॉमन है क्या, नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन कौन है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर कौन सा है, 1। इसका एचसीएफ भी कितना है, 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं जो जोड़े में होती है और उनका जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि उनका महत्तम समार्थक निकालने पर कितना प्राप्त हो आपको, 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। तो परिमेय और परिमेय के जो सारे प्रकार है वो देख चुके अपन, अब देखना है अपरिमेय। तो परिमेय के आगे क्या लग गया, अ लग गया। तो अ लगा देने से सामान्य से क्या हो जाता, सामान्य क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो इसका मतलब है कि बटे के रूप में लिखना संभव क्यों नहीं है लगभग इनको, है ना। क्योंकि दशमलव के बाद आप मान लो जैसे करनी 2 है, अब ये तो परिभाषा होगी कि वहां संख्या जैसे पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसका अपरिमेय कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो करनी 2 है, करनी 2 की वैल्यू कितनी होती लगभग 1.414। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अपन मान लेते लगभग इतना, ये हमेशा आगे चलता रहेगा। आप यहाँ पर दशमलव हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, तो एग्जैक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट लिखना संभव है क्या, नहीं। तो बटे के रूप में इनको लिखना लगभग असंभव जैसा काम है, इसलिए इनकी कैटेगरी कौन सी बनाई गई, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे करनी 2 की वैल्यू 1.41 लगातार कोई ना कोई अंक आता रहेगा। अगर हटाओगे तो यहाँ पर नीचे 0 लगाओगे, लेकिन ऐसा लिखेंगे यहाँ पर 3 तक, तो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लिखना संभव मुश्किल, मतलब संभव नहीं है। जैसे करनी 3 है, तो करनी 3 की वैल्यू 1.732, ये भी चलता रहता है। लेकिन करनी 4 ये तो बाहर निकल गया, तो ये आपका परिमेय, ये मतलब अपरिमेय की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर करने में लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि करने की कोई भी संख्या, करने के अंतर्गत लिखी हुई ऐसी संख्या जो बाहर नहीं निकल, और अगर बाहर निकलेगी तो दशमलव के साथ में आएगी, और दशमलव के बाद में हमेशा चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, अशांत टाइप का, है ना। ये तो करने से बाहर निकल जाएगा जोड़ा बनकर। अब करने से बाहर निकल रहा जोड़ा बनकर, तो ये अपरिमेय नहीं कहलाएगा।
हाँ परिमेय में चले जाएगा। ऐसे ही पाई है, पाई किस कैटेगरी में आता है? अपरिमेय में। अब पाई की वैल्यू भी कितनी है? 3.14 ऐसा चलता रहता है। अब आपने इसकी वैल्यू ये भी देखी होगी 22/7 इस्तेमाल करते हैं। आप वहां सोचोगे ये तो फिर तो क्या हो गया? परिमेय में हो गया लगभग है। तो ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर की जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जो शब्दावली है, वो सारी शब्दावली हो गई। ये शब्दावली आपको पता होना चाहिए, है? पता है कि तो पहले भी तो पढ़ चुके थे, तो पूछ लेता हूँ। बताओ। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड जिसके दो भाज्य जिसमें दो से अधिक हो, दो से अधिक तीसरी संख्या का भाग, तीसरी संख्या का भाग, 3 गुणनखंड सहभाज्य जिनका HCF इसका HCF एक हो। है ना? हाँ। तो ये जोड़े के रूप में आने वाली संख्या जिनका HCF कितना होगा? एक होगा। हाँ। एक से ज्यादा भी हो सकता है सर। क्या नहीं? एक से ज्यादा नहीं होगा। फिर तो वो तो फिर सहभाज्य नहीं होगा। सहभाज्य नहीं होगा। मतलब दो जोड़े के रूप में नहीं संख्या होगा। आएगी, लेकिन उनका HCF निकालोगे तो एक मिलना चाहिए, तो वो सहभाज्य की कैटेगरी में हाँ। आएगी। अच्छा, जैसे 6 4 का होगा तो 6 और 4 का आपने जोड़ा लिया, 4 के फैक्टर क्या होगा? दो। 1 भी होगा, 2 भी होगा, चार 4 भी होगा। 6 का क्या होगा? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। हाईएस्ट 6 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 है। तो यहाँ पर HCF कितना मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। तो ये जो सहभाज्य नहीं है, ये एक होना चाहिए। हाँ मतलब जोड़ा एक ही बना चाहिए। HCF एक आना HCF चाहिए। एक मिलना चाहिए उनका। दो संख्या होगी, उनका HCF निकाल के देखो, एक प्राप्त है तो वो सहभाज्य। एक दूसरे के आपस की संख्या नहीं कटेगी सर उसमें सहभाज्य में, तो एक प्राप्त होगा। हाँ आप बताना परिमेय। क्या होगी परिमेय? बटे के रूप में लिख सकते, P बटे Q। हाँ बटे के रूप में लिख सकते। पी क्या है? पूर्णांक। क्यू क्या है? शून्य। पूर्णांक का मतलब? नेगेटिव और जीरो। और क्यू का मतलब? शून्य नहीं होगा, बाकी होगा। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और जीरो। ठीक है। और पूर्ण क्या होगा? जीरो पॉजिटिव में और प्राकृत? गिनती के रूप में। ठीक है। और बस होगी, बाकी तो क्या सम तो सब आ जाएगा, है? अब अपन क्वेश्चन पे एंटर करेंगे और कुछ और शब्द है जो ध्यान नहीं आए, ये शब्द मिलेंगे आपको। एक जातीय मान और स्थायी है, एक स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो जातीय मान का मतलब क्या होता है? जातीय मान मतलब कि जो अंक है जिसका पूछा वही उसका आंसर है। वही उसका आंसर है। तो जातीय मान मतलब 2 3 4 5 7 8 9 कुछ भी। 5 का जातीय मान कितना होगा? तो 5 ही है। तो जातीय का मतलब, जातीय मान यानी कि जिस अंकों का पूछा गया है और जो अंक है वही उसका जातीय मान कहलाता है। तो आप 5 का जातीय मान पूछा तो आपका आंसर 5 होगा। 7 का जातीय मान पूछा तो आपका आंसर 7 होगा। 8 का जातीय मान पूछा तो आपका आंसर 8 होगा। 4 का जातीय मान पूछा तो आपका आंसर 4 होगा। लेकिन वही मान लो यहाँ पर कौन सा शब्द है? स्थानीय। नाम ही है यहाँ पर स्थानीय, यानी कि कौन से स्थान पर है वो। और यहाँ पर स्थान कहाँ से शुरुआत करते गणित में?
इधर से इकाई। इकाई, इधर से नहीं पढ़ते इकाई का ऐसा, यहाँ से हाँ, हाँ, पढ़ते पीछे से। हैं। राइट से लेफ्ट से इकाई का स्थान ये दाएं से। जैसे मान लो 8 का स्थानीय मान पूछा तो 8 कौन से स्थान पर है? इकाई पर। 1 का गुणा करो तो आपको 8 मिल जाएगा। 7 कौन से स्थान पर? दाएं पर। 10 का गुणा करो तो 70 आपको आंसर मिल जाएगा। 5 कहाँ पर है? सैकड़े के स्थान पर, तो 100 का गुणा करो तो ये 500 5 का स्थान मिल जाएगा। 4 तो 4 कहाँ पर? 4 नंबर। 1000 इसके आगे कितने 3 जीरो लगा दो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा? 4000। 4000 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 3 का पूछा 30,000। तो ऐसे कर लोगे आप। पहले स्थान पे तो 1 और दूसरे स्थान पे तो 1 जीरो लगा दो, तीसरे स्थान पे 2 जीरो लगा दो, चौथे स्थान पे तो 3 जीरो लगा दो और चौथे स्थान ये 5वें स्थान पे मान लो 4 जीरो लगा दो। तो ये स्थानीय मान यानी कि वो कौन से स्थान पर है। तो संख्या पद्धति की सारी शब्दावली लगभग समाप्त होती है। अब क्या क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए कि विभाजित हाँ, देख लेते जैसे डिवाइड वो बस अच्छा विभाजित का नियम तो ठीक है। वीडियो बना देते सही बात पद्धति को पढ़ा नहीं। और आप लोगों को तो आसान लग भी रहा होगा, हाँ पढ़ चुके पहले। भाजिता ऐसे मत बोलो कि हमारी बेइज्जती होगी इधर बाहर क्यों नहीं? आप देखो विभाजिता का नियम है। नियम क्या है? नॉर्मली ऐसे ही है ये। हाँ 2 से कैसे जैसे मान लो पहले नंबर पे आप देखो कि 2 का विभाजित का नियम, पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूँ, है ना, 2 के विभाजित का नियम। तो जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक यहाँ आप ऐसा लिख दो, जो लास्ट अंक है, लास्ट डिजिट वो क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या सम संख्या या सम है ना। 0 या सम में से आ जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी संख्या है 1 2 4 5 6 है ना, तो लास्ट वाला अंक देखो, लास्ट में क्या है? 6 है और 6 सम है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या देते हैं 7 और लास्ट में 0 लगा दे, इसका मतलब ये क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट वाला अंक देखना और लास्ट में 0 है या सम है ये चेक करना। अगर 0 और सम में से कोई भी मिल जाएगा तो 2 से विभाजित हो जाएगी, है। दूसरा 3 से विभाजित का नियम। तो 3 से विभाजितता का नियम है तो क्या करेंगे आप? संख्या को जोड़ दो। संख्या को जोड़ देंगे कि अंक को जोड़ेंगे? अंकों को जोड़ डालो फिर तो जो संख्या है, जो दी हुई संख्या है, अंकों का उसके अंकों का योग सभी अंकों का योग अंकों है, अंकों का योग उन सभी अंकों को क्या करोगे आप? योग जोड़ेंगे। कर देंगे योग करोगे, जोड़ेंगे, फिर 3 का भाग देंगे जोड़ोगे और जोड़ने के बाद में क्या करोगे? 3 से 3 का भाग दोगे। तो आज भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण बोलना, उदाहरण 7 5 7 5 5 6 6 8 8 4 4। सबको जोड़ो। ये क्या है? संख्या है। मैंने क्या लिखा? सभी अंक को लिखा। सारे अंक क्या है? 4 है, ये भी अंक है, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक। सभी अंक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ दो। 7 और 5 12 और 6 18 18 और 8 18 और 8 26 26 और 4 30 में 3 का भाग जोड़ा दो। 30। तो अंकों का योग कितना हो रहा? 30। 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ। जा रहा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो विभाजित। जाएगी। तो जो गिवन संख्या, उस संख्या में सभी अंकों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या में भी 3 का भाग चला चला जाएगा। जाएगा। जैसे ये 3 का नियम है, सेम टू सेम 9 का नियम भी हाँ, है। सेम टू सेम नौ। है ना? तो 9 का नियम क्या है? इससे जुड़ता हुआ 9 का नियम। तो वहां पर भी इन संख्याओं को आप
जोड़ोगे, सॉरी जो संख्या है वो संख्या के सभी अंकों को जोड़ोगे। तो यहाँ पर जैसे सभी अंकों का योग कितना आ रहा? 30 आ रहा। 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, है ना? उदाहरण दूसरा लेना तो दो, हाँ उदाहरण कोई सा भी ले लो, अभी लेंगे। तो 2 में क्या है कि लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 में संख्या देखेंगे, संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़कर 3 का भाग देंगे और भाग जा रहा तो इसका मतलब है कि 3 से विभाजित होगी। तीन के बाद में क्या आता है? 4 आता है। चार। जैसे 4 है, 4 के विभाजित का नियम आपको चेक करना है। लास्ट तो क्या करोगे? लास्ट डिजिट 2 डिजिट। जो लास्ट है ना, लास्ट यानी अंतिम 2 अंक इकाई उदाहरण इसमें चेक करोगे। चले गया तो पूरी संख्या में चले जाएगी। में अगर 4 का भाग अगर चले जाएगा तो पूरी संख्या है, उस पूरी संख्या में लास्ट के 2 अंकों को देखोगे तो लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग चले जाएगा। उदाहरण बोलना। 9 7 9 7 कितना? 8 1 8 1 3 2 3 2। और आगे कुछ है क्या? नहीं। अब ये क्या है? संख्या है। संख्या है। क्या लिखा? लास्ट के 2 अंक। तो लास्ट के 2 अंक ये है। हाँ। है ना? 4 8 32। तो 3 और 2 कितना है? 4 में जोड़ेंगे तो लास्ट भाग के देंगे। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 32 है। अब 32 में 4 का भाग देके देखो, चले चार। जाएगा 4 8 32, 11 भाग इस। हाँ। तो लास्ट के 2 अंक है, लास्ट के 2 अंक 32 है। 32 में 4 का भाग देके आपने चेक किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित विभाजित हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। 5 5 का नियम क्या है? लास्ट में 0 इकाई अंक। इकाई अंक है। 5 या 0। जो अंतिम अंक है, कोई भी संख्या है, उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 हो या 0 है। तो इसका मतलब वो संख्या किससे घट जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 25 में लास्ट अंक क्या है? 5। 125 में लास्ट अंक क्या है? 1225 में लास्ट अंक क्या है? 12 13 कुछ ऐसा कुछ। लास्ट में क्या है? 0। तो लास्ट वाला अंक देखना, अगर आपको 5 मिल जाता है या 0 मिल जाता है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 के लिए 2 और 3। देखो 6 का रूल्स है ना। 6 किसका गुणन? 2 और बने 3। 2 और 3। 2 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 3 2 6 तो अगर 2 और 3 दोनों के नियम से अगर वो विभाजित हो रहा है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 2 का नियम आपने सीख लिया। 2 का नियम क्या सीखा? कि लास्ट में 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। और 3 का नियम क्या सीखा? योग संख्या अंकों का योग। जो संख्या है वो संख्या में सभी अंकों को जोड़ दोगे। जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? तो आप दोनों चेक करोगे। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण बोलना 6 के लिए। उदाहरण है या नहीं? या मन से ले लेते हैं? मन से जैसे मान लेते हैं, मन से हो सकता है कि ये भी विभाजित हो गई। मान लो ये 480 है, है ना? या 960 है, ऐसा कुछ। आप देखो 2 का विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। तो 0 है
तो इसका मतलब है कि 2 से ये विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। 3 से चेक करो आप, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं। 4 और 8 12, 12 और 0 12 ही, 12 में 3 का जाता है। इसका मतलब है कि ये 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। इसका मतलब है कि 480 किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। 960 लास्ट में क्या है, 0 है। 0 इसका मतलब 0 से विभाजित हो जाएगी। अंकों को जोड़ो, 9 और 6 15, 15 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये भी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा, तो ये भी किससे विभाजित हो जाएगा, 6 से। लेकिन बड़ी संख्या आप चेक कर सकते हैं आराम से, लास्ट वाला अंक देख लो और अंकों को जोड़ के देख लो, और 2 और 3 से विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित जाएगी। अब आपके मन में आ जाएगा कि यार कोई बहुत बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या में भी ऐसे गुणे के रूप में होगा, तो हमेशा अगर उनके टुकड़ों से विभाजित हो रहा तो टुकड़ों का नियम चेक कर लो और बाकी उस बड़ी से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इनके टुकड़े अभाज्य है, ये अभाज्य का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। ये 2 और 3 कैसे हैं, सहभाज्य, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, एक आएगा। तो जहां पे भी ऐसे टुकड़े सहभाज्य वाले होंगे तो उनके टुकड़े करके देखो, टुकड़ों का भाग जा रहा तो उस बड़ी का भी जाएगा, अगर सहभाज्य फैक्टर के रूप में होंगे तो। छह के बाद में 7 के लिए क्या है, लास्ट संख्या का 2 गुना करके उस संख्या में घटाना, दी हुई संख्या। जो अंतिम अंक है, इकाई अंक का 2 गुना है ना, अंतिम अंक है, उसका क्या करोगे, दुगुना करोगे, घटा देंगे बची संख्या में से। फिर क्या करोगे, दुगुना करके घटा देंगे बची हुई संख्या में, जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा दोगे, ऐसे चेक करोगे, है। उदाहरण के तौर पे 8 8 2 8 8 2, लास्ट वाला अंक कितना, 2 वही लिखा मैंने अंतिम अंक, उसका क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। कितना आया, 4। बची हुई संख्या कितनी है, 88। बची हुई में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 84 में से 4 जाएगा तो 84। अब 7 का चेक कर लो, 7 एकम 7 7 ना, छोटे में तो ऐसे दे सकते हैं, ये रूल भी नहीं मत लगाओ, बड़ा से वहां लगा लो। आठ है। डिजिट, तो अंतिम के 3 डिजिट, जैसे 4 में अंतिम के क्या देखते हैं, 2 अंक को देखते हैं, तो अंतिम जो 3 अंक है, अगर 3 अंकों में चेक कर लोगे 8 का भाग जाता है या नहीं, अगर 8 का भाग जा रहा है अंतिम 3 अंकों में, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण 6 7 6 7 9 5 4 1 6 4 1 6 1 6, लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं, 4 इसमें चेक करो 8 का, 8 है पहले 40, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित है। 9 का तो हो गया, वही है जैसे 3 का वैसे ही। 3 जैसे, तो क्या करोगे, सभी अंकों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ने का बाद में क्या करोगे, 9 का भाग देकर चेक करोगे। अब 9 का भाग देकर चेक करोगे और अंकों के जोड़ में 9 का भाग अगर जाता है तो विभाजित है, और अगर नहीं जाता है तो विभाजित नहीं है ना। 10 का तो आसान है कि लास्ट में 0 है, उतना चेक करना चाहिए। 11 के लिए सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का तो योग। 11 के लिए क्या करोगे, सम स्थान है, विषम स्थानों का योग। जो सम स्थान पर अंक है
है? का योग और जो विषम स्थान विषम स्थान है, विषम स्थान पर जो अंक है दोनों है ना, सम स्थान पर अंक है, इसका योग करोगे, और विषम स्थान पर अंक है, इसका योग करोगे, फिर इन दोनों योग का क्या देखोगे, माइनस अंतर अंतर देखोगे, और अंतर देखने पर तो जीरो जीरो आए ये या 11 का गुणज, गुणज गुणज यानी कि 11 के गुणे में आने वाली संख्या है ना। उदाहरण देना, 80 80 16 16 45 45 51 51। तो सम स्थान पर और विषम स्थान पर, ये कौन से स्थान पर, पहले नंबर पे, हाँ। विषम पे, विषम पहले पे देखो, तीसरे पे देखो, पांचवे पे देखो, है ना? अरे इससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या है, स्थान देखना आपको, सम स्थान और विषम स्थान, वहां पर सम अंकों या विषम अंकों से कोई मतलब नहीं अपने को, स्थान की स्थान देखना। ये पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस, ये कौन सा प्लेस, सेकंड प्लेस, ये थर्ड थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, ये सिक्स, ये सेवंथ प्लेस, ये एट्थ प्लेस। अब देखो विषम कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये विषम विषम है। हाँ। अब विषम पर स्थित कौन सा, पहले पे कौन है, एक। एक, तीसरे पे कौन है, पांच। 5, तो 1 और 5 छह। 6, और पांचवे पे कौन है, छह। 6 और 6 12, सातवें पे कौन है, जीरो। 0। विषम स्थान पर स्थित अंकों का इस योग कितना होगा, 12। अब सम वालों का देखो, नौ। सम पे यहाँ पर 2 2 है, 4 है, 6 है और 8, तो दूसरे स्थान पर कौन है, नौ। 9, चौथे स्थान पर कौन है, चार। 4, 9 और 4 13, और छठे स्थान पे कौन है, 1 14, है ना, और आठवें स्थान पर कौन है, 8 है, तो 14 और 8 कितना होगा, 22। ये कितना आ रहा, 22। अब देखो सम स्थान पर स्थित घटा दो। अंकों का जोड़ 22 है, हाँ। विषम स्थान पर स्थित अंकों का जोड़ 12 12 है, इन दोनों का अंतर अंतर देखोगे आप, 12 22 का तो अंतर कितना आ रहा है, 10 10 आ रहा है, तो 0 है क्या अंतर, नहीं। 11 के गुणे वाली है क्या, नहीं। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं। तो मैंने ये लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा है ना, सम स्थान पर स्थित अंक उसका योग करोगे, सम स्थान पर स्थित अंक उसका योग किया, विषम स्थान पर स्थित अंक उनका योग किया, और दोनों का अंतर देखा। अंतर देखने पर 0 आना चाहिए, यहाँ 11 का गुणा में आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो भी 11 से विभाजित होगी, और 11 के गुणे में आने वाली होगी तो भी 11 से विभाजित होगी। सम और विषम को नहीं लेना, सम स्थान पर स्थित अंक प्लेस है वो, क्लियर है। ग्यारह के बाद में क्या आता है, 12। 12 के लिए क्या रूल्स है, 3 और 4, जिसमें 3 और 4 और 2 का भाग सही है। अब देखो 3 और 4, 3 और 4 सहभाज्य है क्या, हाँ 3 का फैक्टर क्या है, सहभाज्य है 1 और 3, 4 का फैक्टर, 1 2 4 अब एक, तो दो, चार। मतलब फैक्टर करोगे तो 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, एचसीएफ होगा तो 1 आएगा। तो 12 का आपको चेक करना है ना, तो किसका चेक करोगे, 3 और 4 का चेक करोगे, 4 ने 2 का चेक नहीं करोगे, है ना, क्योंकि उसका 2 और 4 का एचसीएफ आएगा ही नहीं आएगा, तो 3 और 4 का चेक करोगे। 3 का नियम आपको पहले से पता है, अंकों को जोड़ोगे और अंकों को जोड़ने के बाद में 3 का भाग दोगे, पर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि 3 से विभाजित है। और 4 को चेक करने के लिए क्या नहीं, लास्ट के 2 डिजिट, तो जो दी हुई संख्या है उस दी हुई संख्या में दोनों कंडीशन को फॉलो कराओ। सबसे पहले आप दी हुई संख्या है, अंकों को जोड़ लिया, 3 का भाग दे दिया, ओके। उसके बाद में आपने क्या किया, 4 को चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखा, 2 डिजिट में 4 का भाग देने पर वो भी जा रहा, इसका मतलब 4 और 3 दोनों, ये सॉरी 3 और 4 दोनों फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अब 13 का रूल्स, तो 13 का रूल्स यहाँ पर कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 13 का कोई ऐसा फैक्टर होगा नहीं तो डायरेक्ट 13 के टुकड़े के रूप में दूसरे नहीं हो पाएंगे सहभाज्य के रूप में, तो डायरेक्ट 13 से ही चेक करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो कि हाँ 14 है,
तो 14 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? 7 दूना 14 और 7 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा? एक। 1। तो 2 का नियम आपको पहले से पता है, 7 का नियम पहले से पता है, तो अप्लाई कर दो उसको, है ना? 2 का चेक कर लो, 7 का चेक कर लो, अगर दोनों से विभाजित हो रहा तो 14 से भी विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 और 2 दोनों 14 के फैक्टर है और दोनों ऐसे फैक्टर है जिनका महत्तम समूह तो कितना होता है? 1। ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी की फैक्टर है तो फैक्टर का भाग जा रहा है तो उसका भी भाग जाएगा, लेकिन वो फैक्टर ऐसे हैं, कैसे होना चाहिए? सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य। है ना? अब मान लो 15 का चेक करना आपको, तो 15 के फैक्टर आप क्या कर सकते हैं? 5 और 3 5 3 15, लेकिन 5 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1। इसका मतलब 5 और 3 सहभाज्य है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट 15 से चेक करने के लिए 5 का चेक कर लो, लास्ट में 5 या 0 है या नहीं है, और 3 का चेक कर लो तो 15 से भी वो हो जाएगा। अब आपको मान लो 16 पे जाना है, 16 से विभाजित है या नहीं? 8 और 2, लेकिन अब 8 और 2 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 और 2 का सहभाज्य जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा, है ना? फिर क्या कर सकते? कोई ऐसा संख्या है सहभाज्य, अगर उसके टुकड़े सहभाज्य वाले टुकड़े हुए हो तो, अगर नहीं हो रहे तो फिर खुद संख्या से फिर करना पड़ेगा आपको। 16 से कर सकते हैं। हाँ, 17 का तो ऐसा होगा नहीं, तो ऐसे आप कर सकते कोई भी दूसरी संख्या के लिए, ठीक है? तो कल अपन क्वेश्चन देखेंगे, कुछ आप लोग कर लेना, जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। मिलते हैं कॉलेज में। मिलते हैं।